सभी मीडिया के साथियों को धन्यवाद। और आप इस प्रतिकूल मौसम में आए और प्रतीक्षा किए, इसलिए मैं थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ। देखिए, एक बात जो मैं नवादा आकर महसूस किया, जैसे मैं भगवानपुर गया था, उस भगवानपुर के लाभार्थियों के सम्मेलन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसे कोई न कोई केंद्र सरकार की योजना का लाभ नहीं मिला हो। चाहे शौचालय हो, आवास योजना के अंतर्गत आवास हो, या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अन्न की आपूर्ति हो। तो प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्षों में इस देश में जो एक परंपरागत भारत की राजनीति में एक खाई थी इंडिया और भारत के बीच में, उस खाई को भरने का काम किया। भारत के लोग जो गांव गरीब कस्बों में रहते थे, आज वे केंद्र सरकार की योजनाओं से ही नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री जी से जुड़ गए हैं। 2 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। अब तक के प्रधानमंत्री बड़े लोगों से मिलते थे। नरेंद्र मोदी जी, कोई ऐसा महीना नहीं होता है जब श्रमिकों से और ज़मीन पर पसीना बहाकर भारत का निर्माण करने वाले लोगों से नहीं मिलते हैं। यह जो एक सम्मान के साथ भारत को विकसित करने का जो लक्ष्य है, वह 9 साल की एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यहाँ हम रुकते नहीं हैं। ये उपलब्धियों का दौर और विकास का रथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी निरंतर चलेगा, तभी भारत विकसित राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के समानांतर या उससे आगे बढ़ने के संकल्प को पूरा कर पाएगा। इसी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमृतकाल कहा है। आगे सरकार कोई हो, प्रधानमंत्री कोई हो, विचारधारा कोई हो, लेकिन भारत का अमृतकाल बना रहना चाहिए। अगले 100 साल पूरा होने पर भारत दुनिया का सबसे समृद्ध राष्ट्र के रूप में, सबसे सुरक्षित राष्ट्र के रूप में, सबसे सुसंस्कृत राष्ट्र के रूप में उभरे। मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं जो बहुत ही आज के संदर्भ में उपयोगी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सत्ता संभालने के बाद भारत की विरासत और संस्कृति को आर्थिक विकास के साथ साथ बराबर का महत्व दिया। जापान और अन्य देशों में जब गए तो उन्होंने भगवत गीता भेंट करके कहा, इससे बहुमूल्य चीज़ कोई और नहीं है। लेकिन विपक्ष की पार्टियां, जिसमें आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां हैं, जो नरेंद्र मोदी हटाओ के नारे के साथ इकट्ठा होना चाहती हैं, लेकिन वास्तव में वे इस संस्कृति पर कठोराघात कर रही हैं। वह कल की घटना से सामने आता है। गीता प्रेस गोरखपुर, जो हिंदुस्तान में पिछले 100 सालों से भारत की संस्कृति को समृद्ध करने का काम कर रहा है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जो सन्यासी की तरह काम करते रहे, जिसने 14 करोड़ 70 लाख धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन किया। कल्याण नाम की पत्रिका गांव-गांव में लोगों तक जाती रही, जिससे स्वयं महात्मा गांधी जिसके प्रशंसक रहे। जब उसे गांधी शांति पुरस्कार मिला तो कांग्रेस ने गीता प्रेस गोरखपुर को मिले गांधी शांति पुरस्कार का विरोध करते हुए गीता प्रेस गोरखपुर को सांप्रदायिक कहा, धार्मिक उन्माद फैलाने वाला कहा। और विपक्ष की बाकी पार्टियां, जो बिहार की 2 प्रमुख पार्टियां हैं, जेडीयू और आरजेडी, कांग्रेस के इस मत के साथ खड़ी हो गई, जो ये दिखाता है कि विपक्ष पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है, जिसके लिए न संस्कृति का महत्व है, न समाज के हाशिए के लोगों का महत्व है। अब 2 उपलब्धियों का मैं जिक्र करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का। अब की सरकारें रोटी कपड़ा मकान की बात तो करती थी, लेकिन मनुष्य के अस्तित्व से जुड़ी हुई बात। भारत के पास 2% जमीन है दुनिया का, और 4% पानी है, और 17% जनसंख्या है। पहली बार जल शक्ति मंत्रालय बनाकर एक प्रधानमंत्री जी बार बार सांसदों को, विधायकों को, लोगों को, ब्लॉक और जिला के
अधिकारियों को एक बार नहीं बार बार याद दिलाते जलाशय का निर्माण कीजिए, जल की परंपरागत सुरक्षा कीजिए। तो प्रधानमंत्री जी ने लीक से हटकर शासन किया है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, जिस कक्ष में रेगिस्तान था वहाँ अगले कुछ वर्षों में इतना बिजली का उत्पादन होगा तो हम चाहें तो पाकिस्तान के प्रत्येक परिवार को बिजली देने में सिर्फ कक्ष के बिजली उत्पादन से संभव होगा। तो जो चीज़ें हमारे लिए बेकार थी उसको प्रधानमंत्री जी ने आकार दे दिया। जो चीज़ें, जो बातें हमारी सक्षमता से बाहर थी उसको सकारात्मक रूप से हमारे सामने चुनौती के रूप में, समाधान के रूप में खड़ा कर दिया। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो प्रधानमंत्री जी के सोच को दिखाता है। आज मैं भगवानपुर की एक सीता देवी जी से बात कर रहा था। उनके चेहरे पर शौचालय के नाम पर खुशी आई। हम सब कल्पना कर सकते हैं महिलाएं जब शौच के लिए जाती थी और अपनी इज्जत के साथ शौच उनके लिए चुनौती होती थी। शौचालय 11 करोड़ से अधिक देना, 4 करोड़ से अधिक घर देना, 44 करोड़ से अधिक जनधन योजना बनाना, पूरी व्यवस्था से बिचौलियों को समाप्त कर देना। जब हमारे आपके पास पैसा मिलता था तो उस पैसे का कमीशन लेने वाले बिचौलियों की एक पंक्ति होती थी। पैसा हमारा, देने वाली सरकार और बीच में बिचौलिए। एक बिचौलिया बीच में नहीं है। और जहाँ कहीं भी न्यूनताएं हैं केंद्र सरकार को पता चलती हैं, निदान करती हैं। यदि कुछ न्यूनताएं हैं तो राज्य सरकारों की उस आलस्य के कारण, प्रशासनिक अकुशलता के कारण। एक और महत्वपूर्ण बात है, अभी प्रधानमंत्री जी अमेरिका यात्रा पर जा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है देश में लोकतंत्र नहीं है। राहुल गांधी विदेशों में जाकर, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भाषण में जाकर भारत की भर्त्सना करते हैं, कहते हैं लोकतंत्र नहीं है। और संसद में बैठकर प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देना, नारे लगाते रहना राज्यसभा में, और नारा लगाते हुए अध्यक्ष के आसन के प्रतिबंध के बाद उसका अनैतिक और गैर कानूनी तरीके से उसका वीडियो बनाना, उसको सोशल मीडिया पर डालना। क्या विपक्ष चाहती है कि अब नरेंद्र मोदी जी को गाली देने से आज़ादी उसकी पूरी नहीं होती है? क्या नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो कहा जाता है तुम्हारी कब्र खोदेगी, तो कब्र खोदने की आज़ादी चाहते हैं? तो राहुल गांधी जो विदेशों में कर रहे हैं वो भारत की प्रतिष्ठा पर आंच लगा रहे हैं कि वही अमेरिका कह रहा है। पहली बार अमेरिका ने बयान में कहा भारत में वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, भारत में एक जीवंत लोकतंत्र है। जब देश समृद्ध होता है, नेतृत्व सशक्त होता है और रास्ता एक रथ की तरह रास्ते पर हम दौड़ते हैं तो दुनिया में देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है। उसका एक बड़ा प्रमाण है कि प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो वहाँ रहने वाले प्रवासी भारतीय ही नहीं, वहाँ के व्यवसायी, वहाँ के राजनेताओं के आकर्षण के केंद्र बनते हैं। और कल योग दिवस है। प्रधानमंत्री जी ने पतंजलि के उस योग को दुनिया में पहुंचाने काम किया। जब संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लेकर आए तो 177 देशों ने भारत के समर्थन में हाथ उठाया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में टेलीविज़न चैनल पर हम योग को सांप्रदायिक है कि धर्मनिरपेक्ष है इस पर बहस करते हैं। ठीक तरह से मोटा अनाज, जिसको प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न कहा है, जो कभी गरीब गुरुओं का भोजन समझा जाता था, लेकिन उस अनाज से स्वास्थ्य सबसे अधिक संवर्धित होता है। उस श्री अन्न का इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर प्रस्ताव पारित करना भारत की दुनिया की राजनीति में, दुनिया के दृष्टिकोणों में बढ़ती हुई भूमिका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है, जो आधुनिक भारत के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री जी की यह उपलब्धियां, उनका पसीना बहाना, उनका पराक्रम और जनता से जुड़ना, श्रमिक जो मंदिर का निर्माण किए काशी में, श्रमिक जो संसद बनाए, उनको पहली पंक्ति में रिपब्लिक डे में बैठाना, उनके पाँव को धोना, उनके साथ भोजन करना, यह सांकेतिक नहीं है, यह एक संदेश है
कि डिग्निटी ऑफ लेबर को हम नहीं मानते, हम डिग्निटी ऑफ लेबर को मानते, हर व्यक्ति का श्रम किया हुआ महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी की तुलना यदि मैं कर सकता हूँ कि हिंदुस्तान में जो चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य का शासन था, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कोई तुलना हो सकती है तो चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य से ही हो सकती है। महंगाई और बेकारी से संबंधित बहुत सारा विपक्ष मुद्दा उठाया जाता है सर, बेरोजगारी और महंगाई पर, जरा उस पर भी कुछ है तो बता दीजिए कि क्या डाटा उठा देश का चाहता है। देखिए, विपक्ष से मैं अनुरोध करता हूँ कि स्टार्टअप मेक इन इंडिया, जब एक स्टार्टअप खुलता है हम सब जानते हैं तो उससे कम से कम औसतन 6 से 8 लोग जुड़ते हैं। एक व्यक्ति को रोजगार मिलता तो अकेला जुड़ता है, एक स्टार्टअप खुलता तो 6 से 8 जुड़ता है। पहली बार देश में व्यवसाय के वातावरण को उन्होंने निर्माण किया है। पढ़ लिख जितनी भी सरकार नौकरी दे दे, कोई भी सरकार दुनिया की जितनी भी नौकरी दे दे, लोग बेरोजगार रहते थे। लोगों में आत्मविश्वास जगाना, बिजनेस को एटीज करना, आसान करना, लोन आसान करना, इसी कारण से रिवर्स ब्रेन ड्रेन शुरू हुआ है। ब्रेन ड्रेन का तात्पर्य है भारत की प्रतिभाएं यहाँ पढ़ लिख कर IIT IIM से पढ़कर, समाज अध्ययन का पढ़कर विदेश जाती थी। ये औपनिवेशिक काल से चल रहा था, जिसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। अब आपको अनुभव होगा, मैं नहीं कहता 100% होगा, लेकिन प्रवृत्ति उल्टी हो गई है, रिवर्स ब्रेन ड्रेन शुरू हो गया है। जो लोग हमारे विदेश में हैं, आप जानने वाले भी हो सकते हैं, वे या तो आ गए हैं या आने का वातावरण टटोल रहे हैं। यह एक जो सकारात्मक वातावरण बना है, विपक्ष नहीं देख पा रहा है। विपक्ष ने पिछले 9 साल में 9 पृष्ठों का भी तथ्यात्मक कोई दस्तावेज समाज के सामने नहीं रखा। मैं विपक्ष को चुनौती देता हूं कि सिर्फ 9 बिंदु समाज के सामने रखे, इन बिंदुओं पर उनका मतभेद है। 70 साल का शासन देखा, एक महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी, हम शौचालय के बारे में सोच नहीं पाए। विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो जाति या परिवार, नहीं तो दोनों, नीम के ऊपर करेला वाली पार्टियां हैं। यदि वे जाति का भी उद्धार कर दें तो मैं उनको धन्यवाद करूंगा। किसी विपक्ष की, मैं बिना नाम लिए, आप सब समझते हैं, 3 पद आते हैं तो 2 भाई 1 बहन, 2 राज्यसभा के सदस्य होते हैं तो माँ और बेटी। ये क्या है? लोकतंत्र है या ये वंशतंत्र है? पार्टी का संचालन कौन करता है? पार्टी के संचालन करने में एक छोटे राज्य हिमाचल प्रदेश का व्यक्ति अध्यक्ष बनता है। पार्टी का संचालन करने में गुजरात के अमित शाह जी अध्यक्ष बनते हैं। पार्टी का संचालन करने में कुशवाहा ठाकरे अध्यक्ष बनते हैं। भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के 25 राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं। कोई बाप बेटा, बाप बेटी, भाई बहन नहीं हुआ है। ये 25 में कोई आंध्र प्रदेश का है, कोई हिमाचल का है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई गुजरात का है, कोई बंगाल का है। यह जो खुशबू है ये लोकतंत्र की, विपक्ष कम से कम इस खुशबू से कुछ सीखने का काम करे। मैं आरजेडी से अपील करता हूँ, जेडीयू से अपील करता हूँ कि व्यक्तिवाद और वंशवाद से हटकर जिन समर्थकों की बात करते हैं, उन्हीं समर्थकों में राज्य और राष्ट्र का नेता क्यों नहीं बनाते हैं? तो बरगलाने की राजनीति बंद कर दें। ये लोहिया जी, दीनदयाल जी, जयप्रकाश नारायण की धरती है। इस धरती पर लोग व्यक्ति के चरित्र और पार्टियों के सिद्धांत मूल्यों के आधार पर लोगों को तौलते हैं। मैं लोगों से भी कहता हूँ, इसी आधार पर तौलें। प्रधानमंत्री मोदी जी को इसी आधार पर परखें और फिर निर्णय लें। महंगाई भी सर एक बड़ा सवाल है। देखिए क्या है, जब किसान को अनाज का दाम मिलता है तो विपक्ष को दर्द होती है। जब एक मोबाइल की कीमत बढ़ती है तो विपक्ष हल्ला नहीं मचाता है। विपक्ष चाहती है कि किसानों को दूध का दाम नहीं मिले, सिर्फ शहरी लोगों के हित का साधन करें। 75% लोग जो गांव में
खेत में काम करके खेत से अनाज उपजाते हैं, उनके अनाज को औने पौने भाव खरीद कर 10% लोगों के धन को बचाने के लिए, तो महंगाई आप देखिए, मुद्रास्फीति को भारत सरकार ने न्यूनतम स्तर पर लाने का काम किया। विपक्ष गोइबल्स के सिद्धांत पर चल रहा है। जर्मनी में हिटलर का एक मंत्री था, प्रचार मंत्री गोइबल्स, उसका एक सिद्धांत था, एक झूठ को इतनी बार बोलो कि लोगों को सच लगने लगे। 9 साल से विपक्ष अखबार में जो छप रहा है 3 वर्षों का, जो हमारा हर 3 माही का मुद्रास्फीति का, विदेशों से जो हमारा डॉलर पॉन्ड्स हम कमाते हैं, जिसको विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं, जो हमारा निर्यात बढ़ रहा है, डिफेंस में जो हम कमाते थे, डिफेंस में हम सब गंवा देते थे। डिफेंस में बड़ी लॉबी थी, बहुत कमीशन खोरी थी। हम बोफर्स कमीशन का काम जानते, जिसके कारण राजीव गांधी की सरकार गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिफेंस के क्षेत्र में 800 आइटम को सुरक्षित कर दिया। ये भारत में ही बनेगा। डिफेंस में बनने वाला एक छोटा कील भी विदेश से हम लाते थे। यहाँ IIT है, यहाँ इतने इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूशन हैं, हमारे बच्चे कील नहीं बना सकते हैं। 800 आइटम बनाया। और मैं आपको खुशी का एक समाचार देता हूँ, इस बार जो 14,000 करोड़ का हम आयात करते, इस बार हम 14,000 करोड़ का डिफेंस के आइटम का निर्यात किया। तो आत्मनिर्भर भारत, स्वर्णिम भारत की ओर भारत कदम बढ़ा रहा है। तिरंगा यात्रा हमने निकाला। तिरंगा भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं है, वो राष्ट्रीय झंडा है। वह आज़ादी के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। मातंगिनी हाजरा ने उस तिरंगा को हाथ में रखते हुए शहादत दी थी। पटना में जो 7 शहीद स्मारक हैं, उसमें राम गोविंद, रामानंद, सतीश प्रसाद, जगतपति, ये 4 9वीं कक्षा के छात्र थे, जिन्होंने तिरंगा फहराने के लिए सचिवालय पर अपना बलिदान दिया था। उस तिरंगा यात्रा को निकालने पर, जिससे लोगों में जागृति हो, कांग्रेस शामिल नहीं हो पाई। तो ये जो अमृतकाल और अमृत महोत्सव, यह राष्ट्र के लिए है। और विपक्ष हमेशा मुद्दों को भटकाना, गोइबल्स की राह पर चलना, जातिवाद के आधार पर ध्रुवीकरण करना, वोट बैंक की राजनीति करना, गीता प्रेस गोरखपुर का विरोध करना, सिर्फ एक संप्रदाय विशेष को आकर्षित करने की कोशिश है। जो भी हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति, हिंदू व्यवस्था से जुड़ी प्रतिमान है, जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, अब गीता प्रेस गोरखपुर में एक शब्द सांप्रदायिकता का नहीं आता है। उसमें वेद का, महाभारत का, रामचरितमानस का आता रहा। लोगों को संस्कारित करने का काम किया। उसका जयराम रमेश जी ने जो विरोध किया, यह विपक्ष के दिवालियापन का नहीं, घोर हिंदू विरोधी होने का एक बड़ा प्रमाण है। वे हिंदू समाज को पर कुठाराघात करके वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसकी हम निंदा करते हैं। नीतीश क्या कुमार की लगता है कि 25 2024 आते मतलब अपोजिशन पूरी तरह से खुल करके मुस्लिम तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स करना चाह रही है क्या, जिस तरह से आप बोल रहे हैं? देखिए, विपक्ष के पास वोट बैंक बनाने के अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब यूपीए सरकार थी तो बैंक को, जो धन का बैंक है, उसमें टेलीफोन से लोगों को करोड़ों का लोन मिलता था, और गरीब आदमी को 1000 रुपये लेने के लिए 4 बार 70 डॉक्यूमेंट देना पड़ता था। वीआईपी कल्चर आपने देखा होगा, 2014 से पहले आप देखते थे लाल बत्ती की गाड़ी लिए हुए छोटे छोटे नेता चलते थे सायरन बजाते हुए। उस वीआईपी कल्चर को उन्होंने आते समाप्त किया। 1700 ऐसे कानूनों को समाप्त किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो कानून 19वीं शताब्दी में 1820, 30, 40, 50, 60 में बनी थी। ये औपनिवेशिक कानून अभी तक चल रहे थे। और दूसरी बात, जिस संसद भवन का निर्माण किया, वह संसद भवन एक संप्रभुता का एक स्थान है। उसी संसद भवन में बैठकर भगत सिंह जी की फांसी को अनुमोदन हुआ। उसी संसद भवन में बैठकर 12 साल के मल्लाह के उस बच्चे को, जो उड़ीसा का था, बाजी राउत, जिसने ब्रिटिश सेना को नदी पार करने से रोका, उसकी शहादत हुई। वही 12 साल की तिलेश्वरी बरुआ, जो असम में तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण भारत माता की जय कर रही थी, शहादत हुई। इन सब का अनुमोदन शांति घोष, जिसने बंगाल में एक आताताई कलेक्टर को गोली मारी, उसको फांसी की सज़ा नहीं देकर, चूँकि कम उम्र की थी, आजीवन कारावास मिला। इन सब का अनुमोदन करने वाली जगह
भारत की संसद थी। देश के आने वाली पीढ़ी को मालूम होना चाहिए जिस संसद का हमने निर्माण किया है वो संसद स्वदेशी संरचना है, स्वदेशी मन है और अमृत काल का एक नई शुरुआत है, क्योंकि उस संसद भवन में बैठकर इन आतताइयों ने देश को लूटा, देश में के लोगों को मारा, देश के धन को विदेश ले जाए गए। कर्जन का जगह है, वो मेयों का जगह था। तो हमने दुनिया को संदेश दे दिया कि भारत संरचना से, भारत विचार से, भारत आर्थिक उन्नति से, भारत अपनी विदेश नीति से किसी के पीछे चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता इसलिए देश में नहीं, देश के बाहर लगातार बढ़ती जा रही है। आज विदेश से आने वाले लोग मोदी मॉडल की बात करने लगे हैं। सर, नवादा की कुछ बातों को यहाँ पे हम रखना चाहते हैं। भारत सरकार के द्वारा नवादा को आकांक्षी जिला में शामिल किया गया। राज्य के 13 जिलों में से एक नवादा भी है। इसके 7 पैरामीटर हैं। मैं पहले पैरामीटर पर बात करना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी की एक प्रमुख योजना है PM जन औषधि केंद्र। ये नवादा में सर आज तक कागजों पर ही रहा, कभी भी ये धरातल पर नहीं उतर पाया, जबकि हम लोगों ने कोविड-19 काल तक फेस किया। प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, आज भी वो फंक्शनल नहीं है। नवादा सदर अस्पताल में प्रधानमंत्री जी की मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत जो जांच होती है, उस जांच में अल्ट्रासाउंड की जांच भी उपलब्ध नहीं है और CT स्कैन भी नहीं। यहाँ पर पिछले जो यहाँ के DM थे श्री यशपाल मीना जी, उन्होंने डिजिटल जांच केंद्र लगाने का यहाँ पे घोषणा किया था, वो भी आकांक्षी जिला की योजना के तहत, वो भी आज तक नहीं लग पाया। सामान्य जांच जो है, जो मरीजों को होता है, वो भी पूरी तरह से यहाँ फंक्शनल नहीं है। ये मैं यहाँ पे जिला अस्पताल की बात कर रहा हूँ। पहला प्रश्न ये है। दूसरा है शिक्षा पे अगर आते हैं, जिला मुख्यालय के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, अगर लड़कियों की बात कर ले तो उनको बैठने तक की सुविधा नहीं है। आपके पिछले काल में यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन लगाने के लिए ऑटोमेटेड टेलरिंग मशीन की व्यवस्था की गई थी, वो बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे साइंस पार्क लगाने की बात हुई थी, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। सबसे बड़ी जो चीज़ है, नवादा की धरती जो है उर्वरा है। यहाँ से कई IAS IPS निकल के गए हैं और अभी देश के अलग अलग क्षेत्रों में वो अपनी प्रशासनिक क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। बावजूद यहाँ नवादा को आज तक एक सेंट्रल स्कूल की व्यवस्था नहीं की गई। ये स्वास्थ्य और शिक्षा की बात हो गई। अब पोषण पे हम आते हैं। आपने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत यहाँ गरीबों को अनाज दिया गया, लेकिन बिचौलियों ने क्या उन्हें पूरा अनाज दिया? क्या 5 किलो की जगह उन्हें 3 किलो और 2 किलो भी नहीं दिया गया? क्या इस पर आपने बात की? अब भगवानपुर की जो सीता देवी हैं, उन्होंने जो शौचालय बनवाया, तो जो 12,000 रुपये मिलते हैं उनको, उसमें से उन्हें कितना कमीशन देना पड़ा है, ये भी आपने जानकारी ली। तीसरी चीज़ कृषि पे हम आते हैं सर। जिला कृषि प्रधान है। यहाँ अगर आज की डेट में 30 लाख आबादी हो चुकी है, इसमें से 40% यहाँ की आबादी दूसरे देशों में पलायन करके दूसरे प्रदेशों में अपना जीवन यापन करती है। क्या इस जिले के लिए कोई भी एक एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री लगाया गया? पिछले बार यहाँ पे ये बात हुई थी कि यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाएगा रजौली में, आज तक वो भी कागज में है। जल संसाधन मंत्रालय की आप बात करते हैं सर, तो जिला का जो मेस्कौर प्रखंड है और हाल के दिनों में अगर डाटा देखें तो कई पंचायत ऐसे हैं जहाँ पे भू जल स्तर का काफ़ी नीचे चला गया है और यहाँ के जो भी आहार फाइन है इस पर अतिक्रमण। मैं समझ गया, मैं देता हूँ और मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं, मैं अपना उत्तर दे रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है सर, आपने पतंजलि की बात, इंटरनेशनल योगा डे है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, MN योगा कर रहा हूँ आपके बनारस में काशी विद्यापीठ से। मुझे यहाँ से बनारस जाना होता है। आपकी एक भी ट्रेन यहाँ से नहीं है बनारस जाने के लिए। यहाँ से गोड्डा और जसीडी पुणे एक्सप्रेस चलती है 30 लाख। मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं, उसका एक्सप्लेन करने तब तो पूरा सेमिनार हो जाएगा आज। हाँ सर, मेरा सिर्फ ये कहना है कि प्रधानमंत्री एक सभा में 5 ही लोग थे, तो बोला अरे 5 लोग तो हैं, तो बोला नहीं सर, एक आप हैं, एक दरी बिछाने वाला, एक माइक वाला है, एक ठेला वाला है, एक जिसका घर है वो खड़ा है, कर जाइएगा, तो वो स्थिति ना हो जाए आज। इनका सर एक ही सवाल है कि नवादा आकांक्षी जिला में तो 12 जिलों में है, लेकिन जो होना चाहिए
जमीन पे कुछ भी नहीं। एकदम आप नहीं, शहर में जाम की व्यवस्था मैं रहती है। पिछली बार भी आया था तो मुझे ऐसे ही कुछ सवालों का सामना करना पड़ा था। मैं ईमानदारी से स्वीकार नहीं, मेरा ही सवाल है सर। आप बेगूसराय से हैं, आज जो ट्रेन का मुद्दा इन्होंने उठाया, आज बेगूसराय का भी अपडेट बता रहे हैं, वहाँ पर सब जानना चल रहा है। नवादा में ट्रेन को लेकर के लंबे समय से मांग है। तो नवादा की जनता को क्या करना चाहिए? हमारे सांसद भी कई बार कह रहे हैं। हमको नागरिकता दे दीजिए यहाँ का। आप तो सर, आप आइए तो सर, मैं क्या करूँ? मैं देखिए मैं ये सिर्फ भारत सिरे से एक मिनट गंभीर। अब हम राष्ट्र से राज्य और राज्य से जिला और जिला से गांव तक पहुँचें, यही आपकी जागरूकता है। यदि आप ये प्रश्न नहीं पूछते तो मुझे सच में लगता है कि यहाँ की मीडिया जागरूक नहीं है। आप और कटु प्रश्न पूछिए और तभी हम जागरूक होंगे। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, स्वास्थ्य राज्य के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार योजना दे सकती है, अनाज दे सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारी अनाज नहीं बांटते। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राज्य के अंतर्गत आता है। और बिहार में जिस मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में जो पूरे देश में घूम रहे हैं विपक्ष को इकट्ठा करने के लिए, एक बना बनाया पुल अभी उद्घाटन पूरा होने से पहले टूट के पानी में गिर जाता है। उस मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करें कि जन औषधि केंद्र खोलें? शौचालय में जो कर्मचारी पैसा लेते हैं, यदि एक घटना सामने आती है तो केंद्र सरकार उसके लिए सख्त कार्रवाई करेगी। पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटनाएं हुई, गलत तरीके से लोगों ने अनाज लिया है। एक ही आदमी ने 5 बार अनाज लिया तो वहाँ केंद्र सरकार ने पैसा रोक दिया। एक ही घर में एक ही किसान ने 4 नाम से लिया, केंद्र सरकार ने पैसा रोक दिया। तो बिहार की सरकार के निकम्मापन के कारण ही हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन बन जाएगी, मैं नहीं कहता हूँ राम राज्य कोई सरकार ला सकती है, मैं ये दावा नहीं करता हूँ, लेकिन इतना मैं दावा करता हूँ कि आम आदमी तक प्रधानमंत्री जी का वह प्रेम भी है और वो भय भी है। यदि कोई सांसद, विधायक और कर्मचारी पकड़ा जाता है तो उसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं बख्शती है। 9 साल में एक भी स्कैम का केस किसी भी बड़े मंत्री पर, सरकार पर नहीं आई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपने वाजिब सवाल उठाया, यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है। और जहाँ मैं कल गया था वहाँ पानी का अभाव है। मिस्को में माँ सीता का ऐतिहासिक धरातल है, जहाँ पर भारत के नहीं, अयोध्या कोरिया से लोग आएंगे। कोरिया के लोग अपने को भगवान राम का वंशज मानते हैं। उस स्थान को तो काशी विश्वनाथ अयोध्या के समानांतर होना चाहिए, उससे ज़्यादा महत्व का है, क्योंकि उसके साथ एक बड़ी कहानी जुड़ी हुई है। अयोध्या तो जन्म स्थान है और यहाँ तो एक ऐसी कहानी जुड़ी हुई है जिससे जनमानस प्रत्येक दिन वो गुफा देखना चाहती है। मुझे इसलिए कल मैंने संस्कृति मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए वो ट्वीट भी किया है। और मैं चाहूँगा कि वो गुफा को ASI अपने अंतर्गत ले और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन केंद्र बने। और कल मैंने वहीं पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कच्छ में, जहां साल में सिर्फ 3 महीने ही पानी रहता था, 475 किलोमीटर दूर नर्मदा का पानी लेकर चले गए पाइप से। नीतीश जी 5 किलोमीटर पानी नहीं ले जा सकते हैं। जैसा मुझे कल जिलाध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि वहाँ पत्थर है, यदि उस पत्थर की खुदाई करके व्यापार किया जाए, वो कोई पहाड़ नहीं कि पहाड़ तोड़ना है। कुछ पर्यावरण के चीज़ ऐसे होते हैं जिसको हटाने से पर्यावरण समाप्त होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे पर्यावरण बढ़ता है। पत्थर हटा दे तो पत्थर का व्यापार होगा, सड़कों में काम आएगा, वहाँ वृक्ष लग पाएंगे और पानी निकल पाएगा। ना वो काम करती है ना ये काम करती है, न करने देंगे न करेंगे। ये नीतीश जी की नीति है और सिर्फ प्रधानमंत्री बनने का सपना देखेंगे। तो आप जो सवाल उठाए सभी वाजिब। आकांक्षी जिले की जो स्थिति होनी चाहिए, नवादा उसमें 0 स्तर पर है। आकांक्षी जिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को राज्य सरकार लागू नहीं करती है और ख़ास करके जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी या उसके समर्थक सांसद हैं, वहाँ पर और भी राज्य सरकार कठिनाइयाँ उत्पन्न करती हैं। मैं राज्य सरकार की इस नीति की भर्त्सना करता हूँ कि आकांक्षी जिलों में
जो उनकी तत्परता होनी चाहिए, और यहाँ के प्रशासन की मैं भर्त्सना करता हूँ और आपकी आवाज़ को मैं दिल्ली तक पहुँचाऊँगा। एक और आपने मुद्दा उठाया शिक्षा का। इस ज़िले में आप जाकर शिक्षण संस्थाओं को देखाइए। बिहार के किसी भी ज़िले में आप जो उत्क्रमित विद्यालय है देखाइए, एक ही क्लास में, एक ही कक्षा में, मैं एक ज़िले में, मैं चूँकि अभी नवादा में हूँ लेकिन बात बिहार की हो रही है, बेगूसराय के वहाँ भी भगवानपुर ही नाम था, एक ही कमरे में 2 कक्षा एक साथ लगती हैं, एक इधर शिक्षक कुछ बच्चों को, एक उधर से। यह स्थिति देश के किसी भी राज्य में नहीं है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य राज्य का विषय है। तीसरी बात, मैंने एक मुद्दा उठाया बाढ़ नियंत्रण का।